BHU NTS। बैठो। चलिए बताइए तो, गुलाम वंश की स्थापना कब होता है? गुलाम वंश का स्थापना कब होता है? 1206। ठीक, 1206 ईस्वी। अच्छा, इसका स्थापना कहाँ होता है? लाहौर में। लाहौर में। वो अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। अच्छा, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ममलुक वंश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम वंश को ममलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। ये कभी इंडिया मतलब दिल्ली कभी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत कहलाता है, लेकिन दिल्ली कभी आता ही नहीं है। ये हमेशा लाहौर में आता है। इसको डर था कि अपने साथ जो संबंधी जो है ना, अगर हम लाहौर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ का राजपाट हड़प लेगा। ठीक है। अच्छा, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बंदगार। अच्छा, गुलामों को खरीदा क्यों जाता था? मतलब सेना उना बनाने ठीक, सेना में रखने के लिए। ठीक है, सेना में गुलामों को आगे जाकर अपनी बेटी को विवाह भी कर देता था उसी से। ठीक है, इसलिए। अच्छा, कुरान खां के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? कुरान खां। नहीं सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे कुरान खां, क्योंकि कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ता था। ठीक है, इसीलिए इसको खरीदा गया था और इसका नाम पड़ गया था कुरान खां। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक जो है कब और कहाँ करवाता है? 1206 में लाहौर में। ठीक है, 1206 और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कहाँ डाला था? सॉरी कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली से। चार मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। वहाँ पर मतलब ये स्थापना मतलब नींव डाला था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश। ठीक है, उनके आने वाले उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश होते हैं वही करवाते हैं। दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाता है। अच्छा, कुतुबुद्दीन को और किस नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श। ठीक है, ये बहुत उदार व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन जो है बहुत ही अपने सगे संबंधियों के प्रति इतना उदार था कि इसको लाख बख्श कहा जाने लगा। ठीक है, कि लाखों का दान देने वाला। अच्छा, कुतुबुद्दीन के समय जो है कुतुब मीनार का जो मतलब पहला मंजिल बना था, इल्तुतमिश का कितना फीट का मंजिल बनवाता है? 225 फीट। टोटल जो है इल्तुतमिश 225 फीट का मंजिल बनवाता है। ठीक है। अच्छा, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कुतुब मीनार, उसके बारे में आप जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का स्थापना कौन करता है? नींव कौन डालता है? नींव डालता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही डालता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये तो नींव डालता है, लेकिन पूरा कौन करवाता है? पूरा करवाता है इल्तुतमिश। 3 तल्ला। ठीक है, इल्तुतमिश करवाता है। ये टोटल कितना मंजिला का था ये? 225 हाँ 225 फीट का था, लेकिन 225 फीट का था, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में उसके ठंडका गिर जाता है। तो कुतुब मीनार का पुनः संरचना कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। FFT जिसको बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। यही जो है पुनः निर्माण करवाता, और ये 234 फीट का ये मंजिल बनवा देता है। ठीक है, ठीक है, 234 फीट। टोटल 5 मंजिला मंजिल होता है। चौथा मंजिला गिरता है, चौथा मंजिला की जगह और एक मंजिला और बनवा देता है, 5वां मंजिला बनवा देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का जो है अब संरचना पुनः किसने करवाया था? कौन? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त जो किया था वो कौन था? बख्तियार खिलजी। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? सेनापति। ये बंगाल के अभियान में जाता है। तो बंगाल के अभियान में लौटते समय जो है एक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, जहाँ बख्तियारपुर, वर्तमान में बिहार में बख्तियारपुर है ना, वहीं पर ये ठहरता है, और नालंदा विश्वविद्यालय के ही चिकित्सक जो है इनका इलाज करवाता है। ठीक, उसी समय इनको मालूम होता है कि कोई नालंदा विश्वविद्यालय है, तो
तो वही उसको जला देते हैं। ये कुतुब कौन था? बख्तियार खिलजी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक 10 से गिर के घोड़ा से। किसके? घोड़ा पोलो खेलते चौगान नामक एक खेल था, ठीक है। चौगान नामक खेल खेलते समय जो है, चौगान जो घोड़ा से खेला जाता था, ठीक, डंडा रहता था। चौगान नामक खेल खेलते हुए जो है घोड़ा से गिरने का इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में, ठीक। गद्दी पर कब बैठते हैं? 1206। मृत्यु कब होता है? 1210। दिल्ली कभी आते हैं? दिल्ली नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है, लाहौर। सीधा सीधी क्वेश्चन लाहौर, ये नहीं कि मार देना है दिल्ली। वो दिल्ली कभी आता ही नहीं, लाहौर उसकी राजधानी था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। वो आता ना सलीम बनवाता है तो आके ही बनवाता है ना। उसका और तो कार्यकर्ता था, मंत्री था, सेना था, ठीक है। वो दिल्ली का शासक बनता है, ठीक है, दिल्ली का शासक बनता है। हम राजपाट चलाता दिल्ली था सल्तनत, लाहौर से। हम क्या बोल रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा उसको डर लगा रहता था कि हम लाहौर छोड़ेंगे तो हमारा राजपाट जो है हड़प लेगा कोई, कुबाचा। मतलब कुबाचा था। और उसका मतलब अल्दियोजा और वो जो कुबाचा। मोहम्मद गौरी का जो बेटा जो था ना, ये तो गोद लिया हुआ था, मोहम्मद गौरी का बेटा अलवाचा कुबाचा ये सब था ना, उसी से इसको डर था, तो वो आता ही नहीं कभी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम से। आराम शाह, ठीक है। उसका पुत्र था आराम शाह। कितने वर्ष तक रहा था? 6 महीना रहा। ठीक है, 6 महीना ने 8 महीना तक रहा था। 8 महीने गद्दी पर बैठा। उसको कौन, उसको अब दस्त करके गद्दी पर? इल्तुतमिश, ठीक है। अच्छा, गुलामों का गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको भी खरीदा जाता है। अच्छा, इल्तुतमिश कहाँ का था रहने वाला? इल्तुतमिश हाँ, मतलब कुछ बोलता है तुर्की ईरान तुर्किस्तान, ठीक है, तुर्किस्तान का रहने वाला था इल्तुतमिश, ठीक है। और ये इलवरी तुर्क था, तुर्क, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खरीदता। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी होता है ये। हम क्या बोले कि गुलाम को खरीदा जाता है, सैन्य सेवा के लिए लिया जाता है, बाद में अपनी बेटी से विवाह भी कर देता था। अच्छा, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश जो है, कुतुबुद्दीन मृत्यु के समय जो है, ये कहाँ का गवर्नर था? बदायूं, ठीक है। हाँ, यूपी में पड़ता बदायूं। बदायूं का गवर्नर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टफ पूछता नहीं, सिर्फ इजी क्वेश्चन पूछता है। लड़का इतना घबरा जाता है कि आसान क्वेश्चन गलत कर देके चलाता है, रिजल्ट रुक गया। इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? इल्तुतमिश दिल्ली, यही तो राजधानी दिल्ली लाता है, ठीक है। लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ लाता है? दिल्ली को लाता है, ठीक है। और इसने हौज सुल्तानी के निकट दिल्ली एक कोहना का निर्माण भी करता है, ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, बताइए तो क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के, शुद्ध अरबी के सिक्के जिसमें चांदी और टका चला था, चांद, ठीक है, चांदी का और तांबा का जीत, मतलब चांदी, टका जो था ना वो चांदी का सिक्का था, और एक जीतल जो सिक्का था वो तांबा का था। टका किसका था? चांदी का। और जीतल किसका था? ठीक। तांबा को और क्या बोलते हैं? पीतल ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जीतल पीतल, ऐसे भी याद करके रख सकते हैं आप, जीतल और ये पीतल। आपको लग रहा हो क्वेश्चन तीसरा तो आसान क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे मार देंगे ऐसे ही, लेकिन गलत, ये वही सब क्वेश्चन गलत एग्जाम में ज्यादा होगा। तुम वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएगा, टाका कौन का था, तांबा किसका था बना हुआ? जीतल यानी पीतल। जीतल जो मुद्रा था ये किसका बना हुआ था? पीतल का बना हुआ था। और ये क्या बोलते हैं, टाका किसका बना हुआ था? चांदी का बना हुआ था। टाका चांदी का बना हुआ था, चांदी का। ये दोनों मुद्रा कौन चलवाया था? इल्तुतमिश चलवाया था। इक्ता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश किया था। अच्छा, 40 गुलाम का तुर्कान चिहलगानी, इसका निर्माण किसने किया था? यही इल्तुतमिश ही करता है, ठीक है। इसका समाप्त कौन करता है? बलबन कर दो, ठीक है। तुर्कान 40 सरदारों का एक संगठन बनाया हुआ था, ठीक है, इल्तुतमिश बनवाते हैं।
बलबन और आगे जाके मिलेगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ही किया था। ठीक है, आगे जाके रजिया भी करती है, जिसके कारण इसके खिलाफ हो जाता है सब कोई, दिल्ली के अमीर, और इसके पद से हटा देता है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक का नाम बताइए जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान का पद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। जैसे पहले सुल्तान का पद किससे मिलता? गुलामों से मिलता, मतलब जो भी गुलाम जो था उससे मिलता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा दिल्ली सल्तनत शासक था जो खलीफा से ये सुल्तान का पद प्राप्त करता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जो खलीफा से सुल्तान के पद को वैधानिक स्वीकृति मिलता है इसको 1229 ईस्वी में। अच्छा, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? 1236 ईस्वी में। अच्छा, चंगेज खां जो है सबसे पहली बार आक्रमण किसके समय करता है? ठीक है, इल्तुतमिश के समय ही करता है। चंगेज खां कहता है कि आप मतलब जो है एक शासक चंगेज खां जो है एक शासक का पीछा मंगवर्नी का पीछा करते करते वो दिल्ली तक आ जाता है। इल्तुतमिश से वे रिक्वेस्ट करता है कि आप उसको अपने यहाँ शरण नहीं दीजिए, तो इल्तुतमिश अपने यहाँ शरण नहीं देता, जिस कारण जो है उसके राज पर जो है आक्रमण होने से बच जाता है। अच्छा, मंगोल जिसको बोलते हैं ना, मंगोल कहाँ का निवासी था? मंगोलिया गोबी स्थल के पास का था। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद उसके गद्दी पे कौन बैठता है? बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज। ये बहुत आयोग शासक था। ठीक है, आयोग शासक इसलिए था कि इसके शासन काल में जो है ना इसका नेतृत्व जो कर रही थी उसकी माँ कर रही थी शाह तुर्कान। शासक तो खुद था बहराम शाह था ही था, रुकनुद्दीन फिरोज ही था, शासक रुकनुद्दीन फिरोज ही था, लेकिन शासन का नेतृत्व जो है तो उसकी माँ जो थी, क्या नाम थी उसकी माँ? क्या नाम थी? बोलो, अभी तो बोले है ना, शाह तुर्कान। इतना जल्दी भूल, उसके माँ थी शाह तुर्कान। वो जो है इसके मतलब इस पर छाई हुई थी, इसीलिए जो है ये आयोग शासक हो जाता है। अच्छा, इसके माँ के प्रभाव से जो है ना सब गुस्सा होकर जो है ना दिल्ली के जो भी अमीर था ना इसको गद्दी से हटा देता है। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर जो है किसको गद्दी पर बैठाता है? रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासिका का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो प्रथम महिला थी, प्रथम मुस्लिम महिला भी थी शासिका। अच्छा, रजिया जो है, रजिया का सबसे बड़ा गलती पता क्या था? रजिया का गलती था कि वो मलिक याकूत को जो है ना अमीर या खुर का घोड़ा का नेतृत्व करता है, जिसके कारण दिल्ली के जितने भी तुर्क शासक थे वो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाकर किसको गद्दी पर बैठाता है? बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह, क्योंकि बोले ना रजिया सुल्तान जो है दिल्ली का जो अमीर अखुर घोड़ा का जो सरदार जो था मलिक याकूत को बना देता है, जिसके कारण दिल्ली के जितने भी अमीर थे इससे खफा होकर जो है इनको हटा के मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देता है। रजिया के साथ शादी जो है किससे होता है? अल्तुनिया के साथ होता है। इसके बाद फिर ये पंजाब के आक्रमण में जाते हैं, रजिया जाती है। ठीक है, वहीं तो उधर मतलब पहले अल्तुनिया से शादी होता है कैसे? जो अल्तुनिया जो था ना रजिया के खिलाफ ये भी हो जाता है, तो पंजाब जाते इनको मनाने के लिए जाता है रजिया सुल्तान, वहीं इससे विवाह कर लेता है रजिया से। ठीक है, रजिया के बाद दोबारा फिर जो है मतलब अल्तुनिया से शादी जब होता है ना, रजिया सुल्तान दोबारा फिर गद्दी को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है। अच्छा, रजिया की हत्या कब हो जाता है? 1240 में। कहाँ होता है? कैथल। डाकुओं के द्वारा कैथल नाम, वही पंजाब से जब दिल्ली लौट रही थी ना तो उसी समय जो है कैथल नामक स्थान पर जो है डाकू से उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब चाकू भोग देता है। अब बहराम शाह को बंदी बना लेता है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली गद्दी पर बैठाता अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बनता है, जो कि कैसा शासक था? टोपी सीकर अपना निर्वाह ये ठीक है, टोपी सीकर जो है अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक था, नसीरुद्दीन महमूद था। और ये किसका दामाद था नसीरुद्दीन महमूद? बलबन। बलबन। क्वेश्चन पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताइए जो अपने जीवन निर्वाह टोपी सीकर करता था। कौन, क्या नाम था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद था और ये बलबन का दामाद था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का उलूक बहाउद्दीन। बलबन ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अच्छा, इल्तुतमिश जो है तुर्कान चहलगानी का स्थापना करता है, 40 सरदारों का एक था संगठन, उसका विनाश कौन करता है? यही बलबन। बलबन ही कर देता आगे जाकर। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? 1266। ठीक, 1266 में बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठता है गद्दी पर। ठीक है, और इसका एक नाम देता है अलाउद्दीन मसूद शाह, क्या देता है नाम? नसीरुद्दीन महमूद उलगू खा। उलूक ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बलबन को जो है उलुग खा की उपाधि कौन देता है? तो नसीरुद्दीन महमूद देते हैं। अच्छा, बलबन का दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जो है सबसे सफल कार्य क्या हुआ था? ये बलबन सबसे पहले मंगोल आक्रमण को विफल कर देता है। ठीक है, मंगोल आक्रमण जो इसके समय होता है वो उसको विफल कर देता है। आक्रमण होने से मतलब दिल्ली का अच्छा कर लेता ही है। ठीक है, बलबन का सबसे बड़ा यही जीत था कि मंगोल आक्रमण होने नहीं देता है। अच्छा, सीरी नामक एक नया नगर बसाता, कौन बसाता है? बलबन ही बसाता है। अच्छा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने करता है? यही बलबन करता है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा था क्या? सिजदा मतलब सलाम करना, हाथ चूम के पैर पैर छू के हाथ चूम के सलाम करना, ऐसे लेटे हुए अवस्था में जो है राजा का पैर को चूमना होता है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा बोलते थे। ये शुरुआत किसने किया था? बलबन किया था। इसको समाप्त कौन करता है? शाहजहां। आगे जाके जो सब जब अकबर मुगल शासन काल आएगा तो शाहजहां जो है इस पद्धति को समाप्त कर देगा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को। अच्छा, नवरोज जो है था, नवरोज फारसी त्योहार था, ये कौन शुरू किया था? यही बलबन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा बीपीएससी में आया था क्वेश्चन कि नवरोज त्योहार जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? बलबन। बलबन। कैसा त्योहार है? फारसी त्योहार है। ठीक है, अब का एग्जाम में आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत छोटा छोटा टर्म को भी उठाता है, उससे रिलेटेड जो भी टर्म रहे, जैसे फारसी त्योहार है, बहुत सा लड़का पढ़ रहा है लेकिन फारसी पर गौर नहीं करता है या ध्यान नहीं दिया, सीधे पढ़ लिया कि जो है नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? बलबन। वहाँ एग्जाम में पूछ दिया कि नवरोज त्योहार कैसा त्योहार है, किसका त्योहार था? अब वो तुर्क था, फारसी था, किस मंगोल का था, इसी टाइप से दे दिया 4 ऑप्शन। तो नवरोज त्योहार किसका था? फारसी का त्योहार था। अच्छा, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। ठीक, लौह एवं रक्त की नीति बलबन। और विदेश में भी कोई मतलब दुनिया में भी लौह एवं रक्त का बिस्मार्क, बिस्मार्क भी जो है वर्ल्ड वार जब होता है तो उसमें जो है लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है। अच्छा, अमीर खुसरो, ठीक है, ये किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो जो है पहली बार किसके दरबार में थे? ठीक है, बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ये फारसी के थे, विद्वान थे, फारसी भाषा के थे। फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे? अमीर खुसरो। और एक और व्यक्ति का नाम था अमीर हसन। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, गुलाम वंश तो खत्म हो गया। आप कल से जो है इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट जो है फिर से हम दोबारा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, 5 से 6 मिनट मोटा मोटा जो जो इम्पोर्टेंट चीज है। और इसमें कुछ पूछना है? पॉलिटी था। और कुछ कुछ हिस्ट्री से यहाँ से आगे जाकर पूछ लेते हैं। ठीक है, एक नहीं इसी से पूछ लेते जहाँ तक नहीं। वीडियो जितना अच्छा ठीक है,
और क्या था? पॉलिटी। पॉलिटी। पहले एक बार खत्म कर दीजिएगा तो जितना रिवीजन कर सकते कभी खत्म होता है कोई चीज? ये भी क्वेश्चन जानता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत बार देखे होंगे, क्वेश्चन आया होगा कि संविधान सभा गठन कब हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन यही है। गलत बात है। क्वेश्चन हमेशा जब भी पूछा है तो डेट में ही पूछा है। आप एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन आया है, जैसे बीपीएससी भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, प्रीवियस उठा क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन किस टर्म में पूछा है। ये हमेशा डेट के फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन। ये संविधान सभा गठन कब? 4 जुलाई। 4 जुलाई को हमेशा याद रखना है। अगर 4 जुलाई को याद नहीं रखते हैं तो सिर्फ कम से कम जुलाई को याद रखिए, जुलाई 1946। यही क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ठीक है, ऐसे 4 जुलाई होता है, ऐसे सिर्फ जुलाई भी याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के मतलब संविधान सभा गठन होता है जुलाई 1946 में। अच्छा, कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन कैसे, किसके सिफारिश पर होता है? संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर होता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946, 23 मार्च 1946। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 गो थे। पेंथिंग लॉरेंस। देखो, एक का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। लिख दें क्या? स्केच पेन नहीं चलता। स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। एक का नाम था पैथिंग लॉरेंस। और एक का क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। आपको लग रहा है क्वेश्चन की पूछेगा, सजाने के लिए पूछेगा इनमें से कौन है? गलत। क्वेश्चन कभी पूछबे नहीं करेगा। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। कभी नहीं पूछेगा कौन है, हमेशा पूछेगा क्वेश्चन यही पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, क्या होता है? PAS, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और ये क्या नाम है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पास। पास। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे। बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन शायद आया था, भी था, इनमें से कौन था नहीं था। दरोगा में तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब आता है? 1928 में। ठीक है, 1928 ईस्वी में। एक सचिव थे भारत का, बर्कले हेड। ठीक है, उन्हीं के उसकावे पर जो है ना नेहरू रिपोर्ट बनता है। उनका कहना था कि भारतीय लोग इतने सक्षम है ही नहीं कि खुद का एक संविधान बना ले और उस संविधान को पूरा भारतीय लोग अपना ले। ठीक है, उसी में जो है ये नेहरू रिपोर्ट बनता है। ठीक है, बर्कले हेड के कहने पर, जिसमें पहली बार जो है मौलिक अधिकार की मांग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है भी एग्जाम में कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कहाँ किया जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट में ही किया जाता है। पहली बार मौलिक अधिकार का मांग होता है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर के थे और 93 देशी रियासतों के थे। ये सब उतना क्वेश्चन टूटते रहता है बार बार, लास्ट में जो होता है उससे सिर्फ पूछता है। ये सब उतना आज तक तो हम कभी एग्जाम में नहीं देखे हैं क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कितने सदस्य थे, क्योंकि ये विघटन हमेशा होते गया है ना। संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ होता है? संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है कहाँ होता है? वो जो दिल्ली में नहीं है, संविधान भवन।
राष्ट्रपति भवन, संविधान सभा का पहली बार बैठक कहाँ हुआ? संस्कृत विद्यालय, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, पहली बार बैठक कब होता है? कब होता है संविधान सभा का पहला गठन? बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 9 दिसंबर कब होता है? 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम पूछता है, क्योंकि हर एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है थोड़े 100 क्वेश्चन को बना देगा, टफ बनाएगा। क्वेश्चन को हमेशा जो है 50-55% क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट रखता है, बाकी 30 से 35% क्वेश्चन को टफ बनाता है। और यही सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में हॉल में आप गलती करके आए तो आप रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा। इस सब क्वेश्चन गलती नहीं करना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छा, संविधान सभा के जो सच्चिदानंद सिन्हा जो अध्यक्ष बनते, वो अस्थायी अध्यक्ष था कि वो अस्थायी अध्यक्ष था? ठीक है, वो अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग इस बैठक का क्या किया था? स्वीकार किया था कि विरोध किया था? स्वीकार किया था। नहीं, मुस्लिम लीग जो है इस बैठक का विरोध किया था। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा गठन होता है, बैठक का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। और इसी में बोले थे, वो मुस्लिम लीग का क्या था विचार कि हमेशा एक अलग पाकिस्तान के मांग का हमेशा करते थे। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किए थे। अच्छा, संविधान सभा का जो व्यक्ति जो संविधान सभा में कौन से ऐसे देशी रियासत थे जिनको शामिल नहीं किया गया था? सम्मिलित नहीं हुआ था, शामिल क्या? हैदराबाद एक देशी रियासत था जिसके कोई भी सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, संविधान सभा में जो है जो चुनाव होता है वो तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो भी व्यक्ति थे वो अपने में ही चुन लेते थे, यही था ना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता नहीं है। ठीक है, तो ये प्रांत या देशी रियासतों में कितने जनसंख्या पर जो है एक व्यक्ति को दिया गया था सीट? 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होता था। पहले भी अभी भी जनसंख्या का जो होता है ना, परिसीमन आयोग जब बैठता है ना, उस पर निर्धारण किया जाता है, वो चेंज होते रहता है। 3 बार में अब तक परिसीमन आयोग हो चुका है। 3 बार हो चुका है, 3 से 4 बार होगा। अंतिम जो था ना 2002 में थे। कौन थे अंतिम बार 2002 में जो बने थे उसके परिसीमन आयोग का अध्यक्ष? कुलदीप नैयर थे। ठीक है, कुलदीप नैयर थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः कितने समुदाय में बांटा गया था? 3 समुदाय था, एक का नाम था मुस्लिम, दूसरा का नाम था सिख और तीसरा का नाम था साधारण। कुछ टर्म दिया हुआ है संविधान के जो व्यक्ति थे उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ, जैसे ही अगर किसी भी टर्म में संघ आ जाए, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आंख मूंद के मारना है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मारना है, सही हो जाएगा। प्रांतीय, प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत मतलब राज्यों को ही पहले बोला था, प्रांत नहीं बोला जाता। तो प्रांतों के जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार भाई पटेल। प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ पटेल। प्रांत शब्द जहां भी आ जाए, जिस चीज में भी आ जाए, वहां मार देना है सरदार वल्लभ पटेल। क्यों? क्योंकि प्रांतों का देशीकरण जो किए थे यही थे सरदार वल्लभ पटेल और बीपी मेनन के द्वारा हुआ था। 2 व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ पटेल और बीपी मेनन। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्रारूप के थे। संघ शक्ति, संघ में आ गया जवाहरलाल नेहरू। संघ शब्द जहां आ जाए, जहां मारना है, किनके मारना है? जवाहरलाल नेहरू को मारना है। मौलिक अधिकार के कौन थे? मौलिक अधिकार में जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे मौलिक अधिकार के थे। और अल्पसंख्यक मंत्री कौन बने थे? अल्पसंख्यक में HC मुखर्जी थे, एक और थे, बोलिए। सरोजनी नायडू कुछ। मौलिक अधिकार के कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल। और अल्पसंख्यक के कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकार के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यक मामले के भी मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अच्छा,
इसके उप मंत्री भी बनते हैं। इसमें थे मौलिक अधिकार के कौन थे? मौलवी एस.सी. मुखर्जी थे। और क्या अल्पसंख्यक के? एक सरोजिनी नायडू नहीं है, कुछ ही है। अरे मौलिक अधिकार के थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक के थे एस.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक कौन थे? मुखर्जी जी थे। और मौलिक अधिकार थे जेबी कृपलानी थे। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसको बोलते हैं तदर्थ समिति बोला जाता है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रक्रिया नियम समिति, जो भी नियम चल रहा था, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इससे इतने ही क्वेश्चन पूछता है और उतना ज्यादा पूछता है कुछ नहीं है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कुछ कुछ का नाम हम बताते हैं जिसको याद रखना जरूरी है। इसमें ही पूछेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थी, महिला सदस्य कौन थी, यही पूछेगा। जैसे एक नाम था सरोजिनी नायडू, ये थी बिहार से इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बिहार के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो, कि सरोजिनी नायडू का चुनाव कहाँ से होता है? बिहार से होता है। जैसे हंसा मेहता बॉम्बे से थी। ठीक है, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से यानी उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से थी, मध्य प्रांत, बरार, मध्य प्रांत और बरार से थी। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उसके बाद था बेगम एजाज रसूल, ये भी संयुक्त प्रांत की मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी, यही थी। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल, जो क्या कहां से इसका चुनाव होता? संयुक्त प्रांत से हुआ था। संविधान सभा का दूसरी बार गठन कब होता है? बैठक जो होता है 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसका राजेंद्र प्रसाद चुना जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कैसे थे? अस्थायी थे कि अस्थायी थे? ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, संविधान इसी में एक मतलब एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि संविधान सभा में जो है ना, अब 2 उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे और 2 गो जो है उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष 2 गो रहेंगे। पेन चलता ही नहीं है। उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष कौन थे इसके बारे में बताना है। पहला थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के भी उपाध्यक्ष बनते थे। और दूसरा क्या था? बीटीमा कृष्णाचारी। बीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो एस.सी. मुखर्जी और बीटीमा कृष्णाचार्य, जिसमें एस.सी. मुखर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की कार्यवाही। ठीक है, अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रिम्बल जिसको बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू। कब किए थे? बोलो कब, डेट बताना, सब डेट चलेगा इसमें सब। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पेश किए थे। और इसकी स्वीकृति कब मिलता है? 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी जो बोलते हैं ना, वही उद्देश्य प्रस्ताव था। मतलब उद्देश्य क्या होता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम आज़ादी कैसे हासिल करेंगे, उसके बारे में लिखा हुआ था। उसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, आगे का उद्देश्य क्या है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, क्या उद्देश्य आगे का, नौकरी पाएंगे, ये करेंगे, वही वाला उद्देश्य वही था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, जिसकी स्वीकृति कब मिलता है? 22 जनवरी 1947 को मिल जाता है। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बी.एन. राव के द्वारा जो है प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या पेश होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। 22 जनवरी को स्वीकृति मिलता है। 29 अगस्त 1947 को क्या पेश होता है?
प्रारूप समिति। और ये प्रारूप समिति कौन बनाते हैं? BN राव, बेनेगल रामा राव पूरा नाम था, ठीक है, BN राव वही। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसकी अध्यक्षता कौन किया रहते हैं? भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य अध्यक्ष थे। इनको लगाकर टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन सदस्य थे नाम बता सकते हैं? नाम भी पूछता है। देखिए जो भी सदस्य है ना वो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? मतलब उसी का पर्यायवाची उन्हीं का नाम से मिलता, ठीक है। जो कृष्ण भगवान के पर्यायवाची जो भी व्यक्ति बने इसके अध्यक्ष, वो पर्यायवाची शब्द है। एक को छोड़कर, एक या दो को छोड़कर होगा। जैसे पहले व्यक्ति का नाम था पहले तो हो गया भीमराव अंबेडकर, वो अध्यक्ष पहला सदस्य हो गया। दूसरा हो गया N गोपाल स्वामी, कृष्ण भगवान को गोपाल बोलते थे N गोपाल स्वामी। ये निमोनिक जो है ना आपको एग्जाम हॉल में काम आएगा कि गैस करने में। आप याद करिए, हम याद हो जाएगा तो याद होने की चीज ही नहीं है। आप एग्जाम हॉल में सिर्फ से हम बोले क्या कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है, अब तो तुम्हारे दिमाग में आपका क्लिक कर जाएगा कि अच्छा कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। तो आप नाम खोजिए कौन कृष्ण भगवान का पर्यायवाची शब्द है, वही अध्यक्ष होंगे। N गोपाल स्वामी कृष्ण भगवान का पर्यायवाची। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्ण भगवान इसमें भी आ गया है। कन्हैया लाल मानिकलाल, कृष्ण भगवान को कन्हैया भी बोलते थे, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यही एक व्यक्ति थे जो कि अलग थे। माधव राव, कृष्ण भगवान को माधव भी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद DP खेतान की मृत्यु हो जाती, उनके बाद TT कृष्णमाचार्य, इसमें भी कृष्ण भगवान, यानी जो भी व्यक्ति है सब कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं। सिर्फ एक का नाम, क्या नाम है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर बाकी जो है कृष्ण भगवान का पर्यायवाची ही थे। अच्छा, संविधान सभा में अंबेडकर जी का चुनाव कहाँ से होता है? जिसमें पश्चिम बंगाल ही था, पूर्वी बंगाल में था। लेकिन बाद में जब देश का बंटवारा हो जाता है तो वो बंगाल चला जाता है, वही पाकिस्तान में चला जाता है। तो उसके बाद वो कहाँ से खड़ा होते हैं? मुंबई से खड़ा हो जाते हैं। क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, प्रारूप समिति में जो है, प्रारूप समिति जो बना था इसमें टोटल कितना बैठक हुआ था? 141 से बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन फिर गठन होता है 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। 2 सितंबर 1946 के कैबिनेट मिशन 2 बार गठन होता है। एक 2 सितंबर 1946 को, फिर जब पाकिस्तान अलग देश बन जाता है तो फिर उसके बाद जो है फिर कैबिनेट बनता है, ठीक है। दोनों कैबिनेट में सदस्यों की संख्या 14 था, ठीक है। 14 सदस्य दोनों में कैबिनेट में थे। 2 सितंबर 1946 वाला भी था, उसके बाद वाले कैबिनेट में भी। क्या हुआ? पहले कैबिनेट में बताना कि विदेशी मामलों के अध्यक्ष कौन थे। 2 सितंबर 1946 को जो कैबिनेट 46 को गठन जो होता है उसमें विदेशी मामलों के अध्यक्ष कौन थे? क्या बोले? विदेशी मामलों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष BT कृष्णमाचारी। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, मतलब समझ रहा है। अध्यक्ष पद पर कौन थे? गवर्नर जनरल बैठे हुए थे। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष के पद पर थे, और ये थे उपाध्यक्ष के पद पर बैठे जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री पद आया ही नहीं, अभी आजाद हुआ कहाँ, ठीक है। उसके बाद ही तो आएगा ना। उसके बाद गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? गृह सूचना एवं वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, सूचना मंत्री भी यही थे और प्रसारण मंत्री भी यही थे। रक्षा मंत्री बलदेव, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, बलदेव। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री शिक्षा अबुल कलाम आजाद। गलत, नहीं, उस समय नहीं, उसके बाद अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। अब क्वेश्चन वहां देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। ऑप्शन में अबुल कलाम आजाद है कि सी राजगोपालाचारी है, ठीक है। तो पहले अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, उसके बाद पूछेगा तो अबुल कलाम आजाद।
खाद्य एवं कृषि मंत्री। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस पद पर थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। ठीक है, हाँ, बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर थे। हाँ, सिवान में पड़ता है। रेलवे मंत्री कौन थे? रेलवे मंत्री वो जो जोन मथाई, आसफ अली। अरे आसफ। और श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन जी था। जगजीवन राम जो थे, बहुत लंबे समय तक श्रम मंत्री भी रहे। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री, हाँ, लियाकत अली खां। वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां थे। वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य बड़ा बड़ा उद्योग ई था। आई चुंदरीगार। ठीक है, आई चुंदरीगर जो थे वाणिज्य मंत्री थे। और संचार मंत्री? संचार ई है जोन मथाई। अब्दुल नब नस्तर। ठीक है, और विधि मंत्री कौन थे? बंगाल सीएफसी के SCF के चीफ कमिश्नर थे ये, जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अमृता गजेंद्र अली। आदि अमित्रा कौर बाद में लगे, जो भारत का आजादी के बाद जो भारत और पाकिस्तान जब दो भागों में बढ़ जाता है उसके बाद जो कैबिनेट गठन होता है उसमें स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर बनते हैं। ठीक है, पहले कैबिनेट जो बनते हैं 2 सितंबर 1946 में, उसमें टोटल 14 गो थे, जिसमें इसमें जो थे ना 5 गो थे, कौन थे? मतलब मुस्लिम थे। ठीक है, मतलब पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र के थे ना वो मुस्लिम वाला थे। इससे लियाकत अली खां, आई चंडीगढ़, अब्दुल नब नस्ता, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजानंद अली खां, ये 5 व्यक्ति थे, मुस्लिम वाले थे। मुस्लिम कैबिनेट से सदस्य चुने गए थे ये। अच्छा, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद जो है अपना रिपोर्ट जो है संविधान सभा को कब सौंपते हैं? 21 फरवरी 1948 को जो है अपना रिपोर्ट पेश कर देते हैं। संविधान सभा को जो है प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब पेश करते हैं? 21 फरवरी 1948 को। किसको करते हैं? संविधान सभा को। प्रारूप समिति क्या था कि संविधान का निर्माण कैसे उसके बारे में बनाया गया था, तो यही 21 फरवरी 1948 को जो है अपना प्रारूप पेश कर देते हैं। इसी पर जो है प्रथम वाचन भी होता है। पहला वाचन कब से कब था? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 था। पहला कब होता है? 4 नवंबर। पहला होता है 4 नवंबर से होता है, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा कब होता है? दूसरा होता 15 से 15 नवंबर 1948 से लेकर 50। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन कब होता है? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकार कर लिया जाता है। ठीक है, इस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य थे। संविधान सभा का बैठक जो होता है, भाषण होता है, बताइए तो पहला भाषण कब होता है? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा कब होता है? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा कब होता है? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन पूछता है, भाषण से ही क्वेश्चन पूछता है, डेट हमेशा याद रखिए। टोटल 284 सदस्य इसमें मौजूद थे। इसमें जो गठन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ठीक है, समझ रहे, स्वतंत्र भारत का पहला, ये वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा, फिर यहीं से पूछेगा क्वेश्चन कि पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, पहले सूचना मंत्री कौन बन गए थे, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा। इसे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय किसके पास था? वैज्ञानिक उन्हीं के पास था। अच्छा, अभी वर्तमान में वैज्ञानिक शोध मंत्रालय किसके पास है?
प्रधानमंत्री अभी किनके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास अभी भी वर्तमान में है। गृह मंत्री किसके पास था? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सूचना मंत्री? सूचना और राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? राज्यों के मामले के मंत्री, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के मामले के मंत्री सरदार वल्लभ पटेल। देखो इसको याद करने के थोड़ा हम इसको डॉट डिटेल में बता देते हैं। राज्यों के मामले में मंत्री था क्या कि राज्य जो है ना, इनको इसलिए बनाया जाता है राज्यों के मामले के मंत्री क्योंकि भारत से कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता। जैसे था ना कि जैसे हैदराबाद मांग किया था या तो जूनागढ़ मांग किया था, तो उसके सम्मिलित करने में सरदार वल्लभ पटेल का ही हाथ था ना। देसी रियासत को देसी- एकीकृत करने में। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश भी बनता है, अलग देश तेलुगु देसी राज बनाया जाता है, तो उसके लिए भी थे यही थे कि नहीं देश नहीं बनेगा, तो इन्हीं को बनाया जाता है राज्यों के मामले, मतलब जो भी राज्य के मामला जो भी रहेगा। क्योंकि भारत आज़ाद अभी जस्ट हुआ है और हर क्षेत्र चाहता था कि हम खुद एक अलग देश बन जाए, तो उनको एकजुट करने के लिए बड़े मतलब अच्छा व्यक्ति को चाहिए था ना, इसलिए सरदार वल्लभ पटेल को उनको बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री किनको बनाया गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, हाँ। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्रपति बने कहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे। ठीक है, अभी तो राष्ट्रपति बने कहाँ। शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम। ठीक है, 11 नवंबर 11 जन्म दिवस ही ना, 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आजाद मतलब शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? ई जोन मथाई। ठीक है जी। विधि मंत्री? विधि मंत्री नहीं विधि सीआर तलवार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मतलब कानून मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? कानून के ज्ञाता थे ना। एक बार टिक्कल। श्रम मंत्री बोलिए? सराम, यही जगजीवन राम। जगजीवन राम। रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ठीक है, जिनके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा, चेंज नहीं होते। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अमृता कौर। ठीक है, अमृत पिया तो स्वास्थ्य ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखिए। वाणिज्य मंत्री? वाणिज्य पहले नस्तर धावरी के होगा। भाभा एटॉमिक एनर्जी इन्हीं के नाम पर बना हुआ, CH भाभा। ठीक है, बॉम्बे में बनाया गया था, टॉम्बे महाराष्ट्र। संचार मंत्री? संचार यही एक मुस्लिम मंत्रालय में शामिल भी होते हैं। एक ही एक मुस्लिम थे जो कि नहीं, वो भी थे ना, अब्दुल कलाम आजाद भी 2 थे। बोलिए। संचार रफी अहमद किदवई। किदवई। वित्त मंत्री किनके पास था? वित्त अभी निर्मला सीतारमण पहले। RK सन्मुखम सेठी। सन्मुखम सेठी। भारत स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK सन्मुखम सेठी। ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जो कि बाद में अपना इस्तीफा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? BN गॉडगिल। गॉडगिल फॉर्मूला भी आता है ना, आता है ना गॉडगिल फॉर्मूला रे? पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूला नहीं आता है? उसी तो बोल रहे हैं। देखो हिस्ट्री पॉलिटिक्स सबको एक जो मर्ज के पढ़ो तब याद आएगा लंबा समय तक। अच्छा, जो भारत के रियासतों के एकीकरण के सचिव किसे बनाया जाता है? सचिव, जैसे सचिव बीपी मेनन। ठीक है, बीपी मेनन को जो है सचिव बनाया जाता है और अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं का काम था कि देशी रियासतों का एकीकरण करना। 5 जुलाई 1947 को। संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया में टोटल कितने समय लगते हैं? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और इसमें टोटल संविधान के प्रारूप पर कितने बहस चलता है? प्रारूप पर कितना बहस चलता है? बहस कितना चलता बताइए? प्रारूप पर जो है बहस, प्रारूप पर बहस चले। प्रारूप बहस, प्रारूप समिति पर बहस लिख देते हैं। बहस बोलो। प्रारूप समिति बहस कितने दिन चलता है? 114 दिन तक चलता है। 114 दिन तक चलता है। अब प्रारूप समिति के बैठक कितना दिन होता है? प्रारूप समिति के बैठक
बैठक कितना होता है 141 दिन। कंफ्यूजन नहीं करना है, ये कितना है, बहस चलता है 114 दिन, अब बैठक कितना होता है 141 दिन तक होता है। कुल मिलाकर इसमें कितने खर्चा होता है 63,96,729। कितना खर्चा होता है 63,96,729 रुपया, इतना खर्चा होता है। क्योंकि विदेश संविधान का निर्माण जो है बहुत से देश घूमने के बाद ही होता है, लगभग देश का इसमें मिलता है। जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो किया जाता है अंगीकार या लागू कर दिया जाता है, तो उस समय कितने भाग थे संविधान में? तो 22 था। अनुच्छेद कितने थे 395, और अनुसूचियां कितनी थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान में टोटल 15 का अनुच्छेद था, जिसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। देखिए टोटल अनुच्छेद याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है सिर्फ डिजिट पूछ दे कि बताइए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान में कितने अनुच्छेद को लागू किया जाता है। टोटल कितने थे 15 अनुच्छेद थे। सबको लागू मतलब याद करना असंभव है, आप याद भी कर लीजिए, लंबा समय तक याद नहीं रहेगा। ऐसे हम बोल देते एक बार 5, 6 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सब फालतू ऐसे याद नहीं करना है। बाकी जितने भी अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया था कब? 26 अच्छा 24 जनवरी 1950 को। इसका इनका निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? नियुक्ति होता है। ठीक है, नियुक्ति होता है। 24 जनवरी 1950 को इनकी नियुक्ति होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। अच्छा, पहली बार आम चुनाव कब होता है? ये होता है 52 में, 1951-52 में होता है। ठीक है, उस समय तक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के द्वारा जब होता है तो 1949 में भी बहुत संगठन के सदस्य बन जाते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण करते हैं? 1947। गलत है, 1949 में ही गठन होता है। भारत जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है 1949 में ही ग्रहण कर। राष्ट्रमंडल क्या था वही जितना भी ब्रिटिश वाला था, अब जो भी ब्रिटिश के कॉलोनिया था यानी उपनिवेश था, जो उसी का एक सदस्यता था, जो कि भारत ही बनता है 1949 में ही बनता है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाता है? ये तो हाँ 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान और गीत को अपनाता। अभी राष्ट्रीय गीत का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है? करेक्ट का क्वेश्चन बताओ तो। अभी 150वां वर्षगांठ है। ठीक है, 150वां 150वां वर्षगांठ है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत का जो लिखा गया था 1875 को लिखा गया था। ठीक है, 1875। हाँ, तो जोड़िएगा तो 150 वर्ष नहीं पूरा है। 100 बरस 25 दूना 50। ठीक है, 150 वर्ष हो गया। अभी शताब्दी चल भी रहा है, अभी इसका चल रहा है ना राष्ट्रीय गीत का। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसको पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाता कौन है? राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी को इनको लिखते आनंद मठ में इसको शामिल किया जाता है 82। 1882 में आनंद मठ जो पुस्तक था ना, उसमें इसको प्रकाशन किया जाता है। गाया जाता है सबसे पहली बार कौन गाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्योंकि अभी राष्ट्रीय गीत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, वो करंट के संदर्भ में पूछे या स्टैटिक जी के संदर्भ में पूछेगा ही, क्योंकि अभी चर्चा उसका बहुत ज्यादा है। संविधान सभा द्वारा जो है प्रतीक के रूप में, मतलब मुहर होता था। ठीक है, मुहर था, और मुहर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? हाथी का फोटो बना हुआ था। जैसे मुहर जो था ना,
इस टाइप से मोहर बना हुआ था, इसमें हाथी का फोटो बना हुआ था, मोहर मारा जाता था, ठीक है, उस प्रतीक के रूप में था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किसने किया था? संविधान का जो मूल सौंदर्यीकरण जो किया था, नहीं, शांति निकेतन के कलाकार थे। शांति निकेतन जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो स्थापना करते विद्यालय था ना, उसके कलाकार थे नंदलाल बोस, बिहार राम और मनोहर सिन्हा, ठीक है। मूल संस्करण के जो है संविधान का सौंदर्यीकरण किए थे नंदलाल बोस, बिहार राम और मनोहर सिन्हा। हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किए थे? बसंत कृष्ण वैद्य। सुलेखन मतलब अपने हाथ से लिखना, ठीक है, सुलेख, जिसमें नंदलाल बोस जो है उसमें अलंकित किए थे, मतलब फोटो जो बनाया हुआ है ना, बीच बीच में फोटो बनाया हुआ, तो वो नंदलाल बोस ही बनाए थे। अच्छा, संविधान सभा का सचिव कौन थे? सचिव के पद पर हम लोग तो संविधान सभा पूरा पढ़ लिए हैं कि अध्यक्ष पहले कौन बनते, उपाध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन कैसे आता है, लेकिन संविधान सभा का सचिव कौन थे? सचिव के पद पर कौन बैठे हुए थे? इनका नाम था HBR अयंगर। यहाँ लिख देते हैं संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव कौन थे? के सचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल कौन थे? HB अयंगर, ठीक है, HBR अयंगर, HBR अयंगर, यही थे संविधान सभा के सचिव थे। ये खत्म हो गया है। संविधान के बारे में क्या बोला? उद्देश्य प्रस्ताव कल चलेगा। कल संविधान सभा को उद्देश्य का प्रस्ताव कल चैप्टर है, इसमें पूछेंगे। ज्योग्राफी है, समान जानकारी, एक ही दिन सब पूछ लेगा नहीं ना। समान जानकारी बहुत लंबा चैप्टर पढ़ दिया था क्या? हाँ। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत, हम देखिए हम मैप बना देते हैं, ठीक है, मैप के अनुसार ही आपको पूरा क्वेश्चन लगभग बता देना है। ठीक है, यही मैप है, इसमें आपको बताना है जो हम पूछते जाते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर गोलार्ध पूरा आप बनाइएगा, ठीक है, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ठीक, देशांतर पूर्वी। अक्षांशीय विस्तार इसका बताइए तो। अक्षांशीय विस्तार क्या मतलब? कुल मतलब इंडिया के उत्तर से दक्षिण इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री कहाँ है? 8 डिग्री कन्याकुमारी। 8 डिग्री देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, कहाँ पर है? कन्याकुमारी में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री कहाँ पर है? 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? लद्दाख में ऊपर में है, ठीक है। उसके बाद और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ है? इधर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और ये कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये 68 डिग्री कहाँ पर है? गुवाहाटी के पास, गुजरात। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? मतलब दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु भारत के जो है भारत के दक्षिणी बिंदु के मुख्य भूमि कौन सा है? कैप कोमोरिन। देखो एक कैप जो है ना कन्याकुमारी के पास टोपी का आकार का बना हुआ है, ये है कैप कोमोरिन। 8 डिग्री 4। उत्तरी बिंदु? इंदिरा कौल कहाँ पर है? इंदिरा कौल
ऊपर में है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु पूर्वी हो गया किबुतु, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश में कीबोथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता जो भी बोलिए, वो कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन पूछे कि भारत के पूरब और पश्चिम के बीच का समय अंतराल कितना है? तब 2 घंटा। 2 घंटा। कैसे आप बताइएगा? आप देखिए यही घटा लीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट घटाइएगा तो आपको 2 घंटा लगभग 2, देखिए 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री। ठीक है। लगभग 30 डिग्री का कम से कम आ जाएगा तो 2 घंटा का अंतर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए 2 घंटा होता है। ये हो गया। अच्छा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? संपूर्ण भारत का मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे क्वेश्चन तो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन क्वेश्चन पूछे भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो एक स्थान यहाँ पर कौन सा स्थान है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर है 6 डिग्री, क्या है? 6 डिग्री और 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट में। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? क्या बोलना है? इंदिरा पॉइंट है। इन्हें बोलना है कि कन्याकुमारी है। जब पूछे कि दक्षिणतम भारत के मुख्य भूमि, दक्षिण भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? कैप कोमोरिन। मुख्य भूमि से सटा हुआ है कैप कोमोरिन, लेकिन ये मुख्य भूमि से सटा हुआ नहीं है, बीच में समुद्र है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? ये यहाँ है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? भारत का 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 32,87,263 वर्ग। ये सब याद कर लीजिए क्योंकि ये चेंज होगा नहीं। आप 1 साल के बाद भी पढ़िएगा, आपको अपना बाल बुतरू पढ़ाना भी है तो वही रहेगा डाटा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान ने आएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का कौन सा नंबर है? 7वां वाला पूरा रीजन। ठीक है। इससे पहले कौन कौन है? इससे पहले हाँ बता देते हैं। पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना। देखिए। तीसरा चाइना। एक किसका हम लिख देते हैं? रूक, चीन, अब ठीक है। पहला क्या है? रूस है, रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राजील है, छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है भारत है। ये रूक, चीन, अब आ से पूरा जो है ना, आप इस 7 देश का नाम याद कर लीजिएगा। रूक, चीन, अब आ। नहीं, भारत तो फिर हो ही गया। रुक, चीन, अब आ तो हो गया, कहानी खत्म। भारत तो वही करेगा, ठीक है। तो ये 7 देश का नाम आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है उसका मन रहेगा कि नहीं हम 7वां नहीं पूछेंगे, हम तीसरा देश पूछ लेंगे कौन है, तब तो आप सीक्वेंस में याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। रुक, चीन, अब आ, तो आप वहां से हो जाएगा। और 8वां में आ जाता है आपको कौन है? अर्जेंटीना आ जाता है, ठीक है। उतना अच्छा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कितना? 2.42% है, ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। संपूर्ण क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और इसकी जनसंख्या जो है 17.5% है, 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा, फिर नेक्स्ट जनगणना आएगा तो चेंज आएगा। क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, वो जनसंख्या चेंज हो जाएगा। बढ़ा है कितना? 1,10,000 होगा। हाँ, बढ़ा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा नंबर आता है? जनसंख्या के मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा। जनसंख्या के मामले में कौन आता है? जैसे पहला कौन है? पहला चीन है, दूसरा कौन है? दूसरा आ जाएगा भारत है, तीसरा कौन है? अमेरिका, तीसरा है अमेरिका है, चौथा कौन है? पाकिस्तान, ब्राजील होगा ना? ब्राजील। बस इतना याद कीजिए ना, ज्यादा आप क्या। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्राजील है। गलत दे ले नहीं, इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील है,
चौथा है इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया। अब पांचवा में चेंज हो गया पापी पाकिस्तान। अच्छा, 4 तक याद आना, 5वां पापी पाकिस्तानी ये नहीं याद करना है, ठीक है, 4 गो तक याद करना है, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताना, भारत का उत्तर से दक्षिण मतलब यहां से लेकर यहां तक का दक्षिण 3 2 1 4 कितना है? 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर है, ये ना होगा। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214। पूरब से पश्चिम 2 9 3 3। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर जाइए और यहाँ तक जाइए 2933। ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन है, एकदम खूब दरोगा में आया था, तुम्हारे शिफ्ट में आया था क्या? अच्छा, ये सब क्वेश्चन एवरीग्रीन क्वेश्चन है। किसी भी अगर आप चपरासी के एग्जाम में बैठिएगा तो हो सकता क्वेश्चन पूछ देगा, आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठिएगा तो ओरम क्वेश्चन पूछेगा। ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, कहीं कहीं पूछा कहीं घुसा देता है। एलटीटी है, टीटी है सॉरी। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? पहले उसको नहीं बताइए। भारत की इस तटीय भाग की लंबाई कितना है? तटीय रुको, पहले बताओ तो भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516। भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई, भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई देखो यहाँ से शुरू होगा, इसे ऐसे आते जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? आपको उड़ीसा तक जाएगा, कलकत्ता तक जाएगा। तो ये मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितना होता है? 6100 है, ठीक है। कितना है? 6100 मुख्य तटीय भाग की लंबाई, ठीक है। मुख्य यानी प्रमुख, सिर्फ तट से लग रहा है। भारत के मुख्य भूमि है ना, मुख्य तटीय भाग मतलब क्या होता है? मुख्य मतलब होता है मुख्य भूमि, ये भारत है और इससे तट सटा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितना है? तो 7516.6 कैसे हो जाएगा? ये वाला जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो 75, हाँ बढ़ गया है 7516.7, ठीक है। डाटा जारी किया है, लेकिन सब 2011 वाला ही पूछेगा, इसी से पूछेगा। 7516.7 जो है ये हो गया टोटल संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा, और मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100। अब समझ में आया? मुख्य तटीय भाग किसको बोलते हैं? जो भारत के भूमि से जो सट के चल रहा है, और टोटल जो है अंडमान निकोबार अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7516.7। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर पूरा स्थल की सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना नॉटिकल मील है? 12 नॉटिकल मील है, मतलब 12 नॉटिकल मील तक जो है कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे होता है 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक जो है भारत का प्रादेशिक सीमा है। 2025-26 के नवीनतम के अनुसार जीआईएस के द्वारा भारत की तटीय सीमा की लंबाई हो गया 11,098 किलोमीटर। पहले 7500 था ना, 11,098 किलोमीटर। पूरा डाटा चेंज हो गया होगा ना पूरा? जीआईएस तो पूरा डाटा चेंज हो गया होगा। हाँ, नहीं ये वाला जो छोटा छोटा द्वीपा जो निकलता होगा। अच्छा, अब आगे आ जाइए। भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के साथ कौन कौन पड़ोसी देश लगा हुआ है, उसकी लंबाई कितना है, ठीक है। कम से कम 4-5 तो पूछता है। जैसे क्या है, पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन लगा हुआ है? 4096। बांग्लादेश से सब लगने बांग्लादेश से लगने वाले कौन कौन से है क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। देखिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल लिख दे। असम, मेघालय, इधर से ले जाइए ना, पश्चिम बंगाल, असम, देखिए यहाँ ये मैप बना हुआ है ना, तो असम, मेघालय पर यहाँ से ये पूरा क्षेत्र लगता है, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ लगता है? 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ कौन लगता है? चीन के साथ 33-23। लद्दाख, चीन के साथ लगने वाले सीमा कौन है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। चीन के साथ चीन के साथ है ऊषा जी, USHA जी। उत्तराखंड, ये क्या हो गया? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। हो गया ना? अब जम्मू कश्मीर हट गया तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख।
ठीक है। चीन के साथ है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ऊषा, पूरा नाम रखिए ऊषा जी, ठीक है, ऊषा जी, यहीं तक याद रखिए। अब याद रखना पड़ेगा कि अब जी खत्म, जम्मू कश्मीर हटा कर लद्दाख जोड़ना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। ऊषा कर दीजिए। नहीं ऊषा जी ठीक है, ऊषा नाम याद है हमेशा ना, ऊषा हमेशा चलता फिरता नाम है ना। यू से उत्तराखंड, एस फॉर सिक्किम, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जी खत्म हो गया, अब आ गया एल आ गया, यानी लद्दाख हो गया। पाकिस्तान कितना किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर जो है यह है चीन के साथ सीमा लगा हुआ है। पाकिस्तान के साथ कितना लगा हुआ है? इसका 3.23 पाकिस्तान के साथ 3327 लगा। कौन लगा हुआ है? किनका किनका सीमा लगता है? पंगू राज, पंजाब, पंगू राज, ये इसका ट्रिक है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अब एक और लद्दाख भी हो गया, अब लद्दाख हो गया, पंगुज राज, ठीक है। पंगू राज, मतलब इतना तक याद आ जाएगा, बाकी लद्दाख हो गया। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा लगता है? 1751। नेपाल के साथ याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है क्या चीज, आप अपने अति कीजिए, मतलब मनन कीजिए कि नेपाल पहले है कहाँ पर, यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, मैप में। और इसमें पहले तो लगेगा बिहार, बिहार के बाद कौन लगेगा? यूपी, यूपी लगेगा। उसके बाद कौन लगेगा? उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहाँ से लग जाएगा? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है तो कहाँ से लग जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हाँ, 5 ठीक है। उत्तराखंड की, नेपाल के साथ कौन कौन लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अच्छा, नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है बिहार का? मैं देश कौन सा है? इसे भारत का राज्य कौन सा है? हम बिहार जाएंगे ओकरा में। गलत है। कौन है? उत्तर प्रदेश। वो तो उत्तर उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ठीक है। टोटल कितना सीमा है इसका लगता है? 1751 किलोमीटर है ना। जिसमें 651 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल। 715 बिहार के दे ले। म्यांमार, 1653, देखिए इसका होता है अन्ना मामी, अन्ना मामी। आओ से अरुणाचल प्रदेश, नौ से नागालैंड, मो से मिजोरम, मो से मणिपुर और मो से मिजोरम। अन्ना मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ लिख देते हैं नहीं। ये क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्या हो गया? मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, और एक है मिजोरम। मिजोरम, अन्ना मामी। ये कहाँ से लगता है? म्यांमार से कितना? 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 से। भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, 699 किलोमीटर। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बस। अफगानिस्तान के साथ पाक अधिकृत कश्मीर जो है वही टच करता है। क्या कर रहे हैं जी? देखो मोबाइल। अब हम करते हैं यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट कल पूछेंगे इसको। क्या वो लंबा करंट वाला करा दीजिएगा। करंट करवा देते हैं इसके बाद फिर। करंट वगैरह काट देंगे, मतलब सब दिन ही सब देखते रहेगा करंट वा, फिर एक्स्ट्रा कर देंगे, बिक्री करा देंगे। तो ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? भारत की जलीय सीमा या समुद्र मतलब जल से लगने वाले देशों की, पहले तो ये बताना कि जल से सटे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 3 गो है। 7 देश है। और जल स्थल दोनों में 3 गो है, इससे 7 गो। पहला देश कौन से? पहला अपना पाकिस्तान हो जाएगा। देखिए, पहला अपने ले जाइए, चचेरा भाई को ले जाइए पाकिस्तान, और बाद पोता को ले जाइए, कौन सी हो गया? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और उसके बाद भाई श्रीलंका, श्रीलंका भाई हो गया, ठीक है, श्रीलंका। तो 3 देश याद हो गया, मालदीव, ठीक। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, 3 देश हो गया। इधर जाइए, कौन आ गया? मालदीव आ गया, ठीक है। उसके बाद म्यांमार आ गया, ठीक है। थाईलैंड और इंडोनेशिया, सब थाईलैंड इंडोनेशिया सब यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। फिर से देखिए, हम बोल देते हैं
पहला जाइए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बाद किसके जाइएगा, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से सटा हुआ कौन सा सीमा है, म्यांमार से साथ जाइए, उसके म्यांमार से नीचे आइएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया लगेगा, उसके बगल में लग जाएगा कौन, श्रीलंका, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, इतना जो है 7 देश जो है ये भारत के साथ जलीय सीमा से टच करता है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले देशों की संख्या, मतलब जल से भी लग रहा है और स्थल से भी लग रहा है। तो हो जाएगा 2 देखिए मालदीव तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, थाईलैंड और इंडोनेशिया लगभग यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर लगभग होगा, ठीक है। बताइए जल से खाली अगर लगेगा तो अलग, जल से बोल रहा है दोनों। नहीं क्वेश्चन, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन, 3 गो। कौन कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। देखिए पाकिस्तान तो आप जान रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर से लग रहा है अरब खाड़ी, अरब सागर ऊपर लग जा रहा है, ऊपर है ना पाकिस्तान, अरे इधर गुजरात के आसपास। अरे हाँ, अरे पूरा हम जरीक बनाए मैप तो जरीक थोड़ा होगा, पाकिस्तान पूरा अरब सागर में लग रहा है ना। पाकिस्तान यहाँ हो गया, एक क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश कहाँ पर है, इधर साइड में है, ठीक है, यहाँ पर है, बंगाल खाड़ी में लग रहा है, और एक म्यांमार है, म्यांमार भी जो है यहीं पर बंगाल खाड़ी से लग रहा है। तो 3 देश जो है जल से भी मिलता है और थल से भी मिलता है, ये 3 देश है। ये सब तो पूछ ही चुके थे, दक्षिणतम बिंदु कौन सा, उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये सब तो हो गया है। भूमध्य रेखा जो है भारत से गुजरता है कितना किलोमीटर, भारत से घुमा दे, करीब से गुजरता है, 176 किलोमीटर से दूर से गुजरता है। त्रिवेंद्रम जगह है, हाँ उससे 876 किलोमीटर, 176 नहीं, त्रिवेंद्रम 776 किलोमीटर के दूरी से गुजरता है। तब देखते हैं साउथ में क्या है, साउथ में जितने भी व्यक्ति है गर्मी ज्यादा पड़ता है, वहाँ लोग काला होता है, यही कारण है ना। कर्क रेखा से नीचे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा पर जहाँ पर इसके ऊपर और इसके नीचे जो भी देश रहेगा वो गर्म देश रहेगा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा है। तो यहीं पर क्या, यहाँ पर है क्या, तमिलनाडु, केरला, ये सब है, इसलिए तो जो है सबसे बारिश जो आता है केरला में ही आता है, कारण यही नहीं, यहाँ से मौसम यहाँ का गर्म होता है, बांस बनता है, तो फिर वहाँ बारिश करवाता है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, कोलाबा पॉइंट मुंबई, ठीक है, और पॉइंट कालीमरे, कालीमरे कहाँ का लोग काला होता है, तमिलनाडु के कालीमरे, ठीक है, और पॉइंट पेडो, पॉइंट पेड्रो वो श्रीलंका है, जाफना द्वीप जो है, श्रीलंका, ठीक है, एलटीटी जो था जाफना द्वीप ही था ना, एलटीटी लिट्टे। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा है, मैकमोहन रेखा, कब बना था, 1914 में। कहाँ इसका निर्धारण हुआ था, शिमला में, शिमला में इसका इस रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में, मैकमोहन रेखा का। काराकोरम का जो है ना, काराकोरम रेंज जो है किनको किनको बांटता है, काराकोरम रेंज किन किन काराकोरम रेंज जो है ना, जम्मू कश्मीर पड़ता है काराकोरम रेंज, 70 किलोमीटर फैला हुआ काराकोरम रेंज, ग्लेशियर है काराकोरम। तो किनके किनको बांटता है, एक चीन और भारत को, दोनों को अलग करता है काराकोरम रेंज, जो कि 70 किलोमीटर ग्लेशियर है, 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है, जो भारत और चीन को विभाजन करता है। अच्छा, तीसरा धरती पर तीसरा ध्रुव किसको कहा जाता है, काराकोरम को ही कहते हैं। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा कौन सा है, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, कब स्टार्ट हुआ था, 1894, 1896 में। कौन किए थे, 94 भी देते नहीं किताब, रावण के समय हुआ था। सर कॉरिल डुरंड के अध्यक्षता में इसका रेखा का निर्माण किया गया था, ठीक, 1896 ईस्वी में किया गया था। अभी वर्तमान में इस रेखा किनके बीच है, किन 2 देशों के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब होता है, ये तो 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कौन किए थे, सर कॉलिन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में होता है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी जो है रेखा बनाती है, काली नदी, ये काली नदी उत्तराखंड में बहती है, ठीक है, विवाद था भी काली नदी और लिपुआ धूरा जो विवाद था, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच था। पटकाई की पहाड़ियां कहाँ है, पटकाई म्यांमार में, ठीक है, भारत और म्यांमार को ये अलग करते हैं, पटकाई बुम की पहाड़ियां इसको बोलते हैं, म्यांमार में है।
भारत और श्रीलंका के बीच कौन अलग करता है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। ठीक है। भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री। 82.5 डिग्री मानक समय भारत का है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ये मानक समय रेखा है। ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान से। भारत का मौसम का निर्धारण मतलब समय का निर्धारण इसी से होता है, यही ना होता है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री। कौन कौन राज्य से गुजरती है, मतलब कौन कौन राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। क्या क्या नाम है? 3 गो प्रदेश। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हुआ 3 गो। हाँ, एगो छत्तीसगढ़ उड़ीसा। देखिए इस टाइप से रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, एक का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। पहला प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद नीचे आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद इतने जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आ जाएगा कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उसके बाद आंध्र प्रदेश। यही क्वेश्चन है, पूछता है इनमें से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो 4 राज्य है, 5 राज्य हो जाएगा ना। मानक समय रेखा 82 डिग्री जो मानक समय रेखा 5 राज्य से। 3 गो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यही से गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा ठीक है, कर्क रेखा कितना? 23.5 डिग्री 23 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है? बघेलखंड में। ठीक है, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ के बघेलखंड में ये दोनों आपस में जाकर कट जाती है, वही मिलती है जाकर। ठीक है, बघेलखंड। क्या चीज बोले? छत्तीसगढ़। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम दिया था बुंदेलखंड बघेलखंड करके। हाँ, बघेलखंड में मिलता है जाकर। कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन सा है? मित्र पर गमछा झाड़। ऊपर से जाते जाइए, गुजरात पहले क्या आता है? गुजरात। पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान। राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य है। बघेलखंड के पास जो है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में कट जाती है। अच्छा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? भारत के किस? त्रिवेंद्रम से। ठीक है, केरल से त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान है। अफगानिस्तान नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। सर्वाधिक राज्यों के सीमा से लगा राज्य कौन सा है? क्या? सबसे ज्यादा किसी राज्य को टच करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, या राज्य कौन सा है? राज्य में तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, राज्य में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है। ठीक है, इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से टच करता है। टोटल 8 राज्य जो है इसका बाउंड्री करता है। बिहार से भी करता है, नहीं, सोनभद्र जिला, जहाँ जो बोलते हैं कि सोना निकला था, सोनभद्र बहुत से टच करता है। भारतीय राज्यों में जो है सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई किसकी है? सर्वाधिक तट रेखा की लंबाई किसकी है? गुजरात का। कितना है? 1663। अच्छा, दूसरा किसका है? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा गोवा का। कितना है? 151 किलोमीटर। 151 किलोमीटर है। ठीक है, गोवा का है। अच्छा, भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा से सटते हैं? 9 राज्य। यहाँ से बस घूमते चल जाना है, यहाँ तक चलाना है। यहाँ से शुरू होगा, कौन शुरू होगा? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बस हो गया, याद करना। इस सब क्वेश्चन में दिमाग मैप में घुराना है, बस आप लंबे समय तक याद रख सकते, हो जाएगा, बन जाएगा। संकोच नदी, संकोच नदी जो है किनके बीच सीमा रेखा बनाती है? भारत
भारत और भूटान। अरे भारत और बांग्लादेश के बीच तो बनती है। संकोच नदी भूटान की नहीं, बांग्लादेश संकोच है। नदी बांग्लादेश। लेकिन राज्य में पता है भारतीय राज्य में किन किन के बीच सीमा रेखा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। असम और अरुणाचल। संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा था, वहीं से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के चोमोडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत के मानसरोवर के पास जो है चोमोडुंग ग्लेशियर। लंबाई कितना है ब्रह्मपुत्र का? 2900 कुछ किलोमीटर है, 2900 आसपास। ठीक है, 2900 किलोमीटर है। 33 देता है। 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। जोजिला दर्रा नाम सुने हैं ना? हाँ, जो जिला जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा पड़ता है। ये किन नदियों के निर्माण से हुआ? किन दो नदियों के? सिंधु और शिवकिला का निर्माण। शिवकिला खुद दे दर रहा। जो नहीं, जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु से हुआ है और शिवकिला दर्रा का निर्माण किससे हुआ? सतलज से। ठीक है, जोजिला हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। और दर्रा किसको बोलते हैं? दर्रा होता है कि बीच में जो खाली स्थान जिसको बोलते हैं आने जाने के लिए जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, प्राचीन समय में जो व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश के बीच वो दर्रा से ही होता था। तो दर्रा का निर्माण कभी कभी जल से भी हो जाता था, ग्लेशियर से हो जाता था। तो उसी तरह दर्रा जल से, जिसे जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ नदी के द्वारा हुआ, सिंधु नदी के। ठीक है, शिवकिला दर्रा का निर्माण हुआ किससे? सतलज नदी का हुआ। जेलपला दर्रा का निर्माण किससे हुआ? तीस्ता नदी से हुआ। ठीक है, फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जोजिला दर्रा का निर्माण जो जिला सिंधु नदी से। उसके बाद शिवकिला दर्रा का निर्माण किला है सतलज सतलज से हुआ है। और जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत के सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5624 मीटर। ठीक है, यहाँ से चीन जाने के लिए सड़क मार्ग बनाया गया है, मतलब चीन जाने के लिए सड़क बनाया हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा जो 5624 मीटर है। यहाँ से चीन जाने के लिए रास्ता बनाया है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो कि कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, यह मनाली और लेह सड़क मार्ग भी इसी में है। इस दर्रा का नाम पहले पुराना नाम था भृंगु तुंग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा का प्राचीन नाम क्या था? भृंगु तुंग दर्रा। लिख देते हैं, भृंगु तुंग दर्रा जो है रोहतांग दर्रा का प्राचीन नाम था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि रोहतांग दर्रा का प्राचीन नाम क्या था? भृंगु तुंग दर्रा नाम था। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? किसको किसको जोड़ती है बुर्जिल दर्रा? श्रीनगर और गिलगित प्रांत को जोड़ती है। ठीक है, श्रीनगर और गिलगित को। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर जो है जवाहर सुरंग जो बनाया गया है बनिहाल दर्रा में ही बनाया गया है। तुजू दर्रा कहाँ है? ठीक है, भारत और ठीक है भारत और म्यांमार को बीच जोड़ती है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। शिवकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा पड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। जीवित जल पुल क्या होता है? ईरान करके मेघालय में एगो फूल होता है, फूल होता है। जीवित जल पुल जो है ना मेघालय में स्थित है। ठीक है, इसको वहां का स्थानीय भाषा में बोलते हैं जिंग किंग इरो। ठीक है, जीवित जल पुल जो होता है क्या, देखिए क्या होता है। जैसे समझिए आप इस क्षेत्र में आपका ये है तो एक ब्रिज, पुराना ब्रिज है ना, यही ब्रिज जो है ना ये इसका जड़ फैल के जो है ना एक पुल का निर्माण कर देते हैं, जिससे लोगों को आवाज जाने के लिए जो है ना सुविधा हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीवित जड़ पुल, और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, पता हुआ कि नहीं हुआ नहीं मालूम है। रबर टी नामक पौधे के जड़, किसका पौधा होता है? रबर टी, उसी के पौधा का ये बन जाता है।
3 अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ मिलता है? ये तमिल कन्याकुमारी में। ये हुआ ना, 3 अर्धचंद्राकार नहीं मिल रहा है, कन्याकुमारी मिलता है। आदम पुल कहाँ स्थित है? आदमपुर ओकरे बोलता है वही तमिलनाडु भारत में रामेश्वरम के निकट जो है धनुषकोडी, भारत के रामेश्वरम के पास है धनुषकोडी है, और ठीक है। और श्रीलंका में एक है तलैया मन्नार, उसी के बीच जो द्वीप है ना, परवाल द्वीप, उसी में राम सेतु बना हुआ जिसको बोलते हैं आदम का पुल। भारत का क्या है? धनुषकोडी, और श्रीलंका क्या है? तलैया मन्नार। उसी के बीच जो है एक परवाल द्वीप है, उसी के बीच पुल राम सेतु बना हुआ जिसको बोलते हैं आदम का पुल। खत्म। आज का होमवर्क यही समाप्त होता है।